गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आज हम करने वाले हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। लास्ट वीडियो में वी हैव कवर्ड इरिगेशन, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग सोर्सेज पढ़े थे, रिवर, बेल, पॉन्ड्स, लेक्स, डैम्स, ये सब हमने उसमें पढ़ा था। फिर हमने मॉडर्न टेक्निक्स पढ़ी थी इरिगेशन की, जिसमें हमने स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। कई सारे ट्रेडिशनल मेथड्स भी हमने देखे थे इरिगेशन के। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, वीड्स आपके क्या होते हैं, वीड्स आपके अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको सबसे शुरू वाली वीडियोस में भी बताया था, जब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, उसमें मैंने आपको वीड्स के बारे में बताया था, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स क्या होते हैं आपके, वीड्स आपके अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं दैट ग्रो नेचुरली अलोंग द क्रॉप, ठीक है। अनडिज़ायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलोंग द क्रॉप। क्रॉप हमारी जो मेन फसल होती है उसके साथ जो ग्रो कर जाते हैं, उन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को कहा जाता है वीड्स, ठीक है। वीड्स को हिंदी में हम बोलते हैं खरपतवार, ठीक है। आपने देखा होगा आपके आसपास जो फील्ड्स होंगे उसमें आपने देखा होगा कि जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, तो क्या है, वो वीड्स होती हैं। अनडिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल मतलब जो हम नहीं चाहते, दैट इज़ अनडिज़ायरेबल, ठीक है। तो वो प्लांट्स उसके साथ साथ उग जाते हैं। क्यों उग जाते हैं, हमने उसके बीज तो बोए नहीं थे, वो इसलिए उग जाते हैं क्योंकि सॉइल में उसके जो सीड्स हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो तो हम नहीं निकाल सकते हैं ना, सॉइल जब हमने प्रिपेयर करी, हमने प्लॉ किया फील्ड को, तो उसमें क्या होता है, वो ऑलरेडी उस मिट्टी में है। तो जब हम जो क्रॉप का बीज बो देते हैं, जो क्रॉप हमें उगानी है, उसके साथ साथ वो भी उग जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो अनडिज़ायरेबल होता है। हमारी डिज़ायर, हमने तो नहीं सोचा था कि हमने बीज थोड़े डाले थे उसके, तो दैट इज़ अनडिज़ायरेबल। हम नहीं चाहते थे कि वो उगे, ठीक है। अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, तो उनको वीड्स कहा जाता है। रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है वीडिंग। क्या कहा जाता है, वीडिंग। ये इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये जो मेन हमारी जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उसके लिए जितना पानी, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस या लाइट अवेलेबल है वो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो हमारे जो क्रॉप है ना, क्रॉप प्लांट जो है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट, वाटर, लाइट, स्पेस नहीं मिल पाता है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है उनको निकालना, ठीक है। इसलिए अगर हमारी क्रॉप को कोई नुकसान ना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, इनको वीड्स को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अगर हम इनको नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटने का जब टाइम आएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये हमारी मेन जो फसल है उसके साथ आ जाएंगे, और जो उससे उस फसल से चारा भी तो बनता है, चारा और अनाज जो ह्यूमंस खाएंगे, अनाज जो ह्यूमंस खाएंगे, और जो चारा निकलेगा, मतलब जो हमारा एनिमल फोडर जो निकलेगा, वो क्या होगा, वो पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कौन कौन सी टेक्निक्स जो है जो फार्मर्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। कुछ तो वीडिसाइड्स डालते हैं, कुछ क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या होता है, वो टिलिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टिलिंग। टिलिंग मतलब गुड़ाई, ठीक है। बिफोर सोइंग द क्रॉप जो टिलिंग होती है वो क्या करती है, वो जो भी खरपतवार जो पहले से उगी हुई है वो निकल जाती है, उस वो गुड़ाई से क्या होगा, निकल जाएगी, ठीक है, उखड़ जाएगी, उसकी जड़ें जो हैं वो सॉइल में से निकल जाएंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, फिर वो ड्राई सूख जाएंगे और सॉइल के साथ वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। सबसे अच्छा टाइम, बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर द प्रोड्यूस ऑफ द फ्लावर एंड सीड्स। जब हमारी फसल हमने बो रखी होती है
उसकी फसल उग जाती है लेकिन उसमें अभी फूल नहीं आया है, ठीक है, या उसमें बीज नहीं बना है, उससे पहले अगर हम जो भी खरपतवार है, जो वीड्स हैं, अगर हम उनकी वीडिंग कर देंगे तो क्या होगा, हमारी जो फसल होगी वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो फ्लावर जब बनता है तो उस टाइम पे प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले प्लांट को, इसलिए उस टाइम से पहले पहले अगर हम उस वीड्स को हम रिमूव कर दें तो बहुत अच्छा होता है क्रॉप के लिए। क्या क्या मेथड्स होते हैं और क्या क्या मेथड्स होते हैं? एक तो फिजिकल रिमूवल, हमने हाथ से खींच खींच के निकाल दिया, अपरूटिंग, उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ देना, ठीक है, अपरूटिंग। या फिर हम उनकी कटिंग कर दें, उनकी क्या कर दें, कटिंग कर दें, ठीक है, बिल्कुल ज़मीन के लेवल से उसको कट कर दें। फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको उसकी कटिंग करते रहें, तो उससे क्या होगा, वो जल्दी जल्दी ग्रो मतलब नहीं करेगी। दूसरा क्या होता है, खुरपी से, ठीक है। खुरपी क्या होती है आपकी, खुरपी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो वीडिंग है उसको करने में हेल्प करता है। सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज फॉर अपरूटिंग द वीड्स। सीड ड्रिल कर देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, वो जो आपकी वीड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, जड़ से निकल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ फार्मर्स जो हैं कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो केमिकल्स होते हैं, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स, ठीक है। उन केमिकल्स को क्या कहा जाता है, वीडिसाइड्स। इसका नाम है 2,4-D, ये आप याद कर लेंगे, ये उसका एग्जाम्पल है, उस केमिकल का एग्जाम्पल है जो वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। उसका स्प्रे कर दिया जाता है जिससे जो वीड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो मर जाती हैं और हमारी फसल जो है वो बच जाती है, ठीक है, डैमेज नहीं हो पाता है। कैसे उसको डाला जाता है, यूज़ कैसे किया जाता है वीडिसाइड को, उस केमिकल को यूज़ कैसे किया जाता है, उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना, और उसको फिर स्प्रे कर दिया जाता है खेतों में, ठीक है, स्प्रेयर की हेल्प से स्प्रे कर दिया जाता है, ठीक है। शायद यहाँ पे उसका इमेज भी हो सकता है, मैं एक बार देख लेती हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्प्रेइंग वीडिसाइड। ये जो फार्मर है इसके पास एक ये इंस्ट्रूमेंट है स्प्रेयर जिसको बोलते हैं, इसमें क्या कर रखा है, इसमें उसने वीडिसाइड और वाटर का मिक्सचर लिया हुआ है और वही ये फसल आपकी जो ये जो क्रॉप है इस पे ये स्प्रे कर देगा, जिससे जो वीड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो डेड हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका वीड्स, रिमूविंग वीड्स, ये आपका जो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स वाला पॉइंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस थी, ये आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग मैंने अभी अभी आपको बताया, ये हार्वेस्टिंग वर्ड यूज़ हुआ था कि जो वीड्स हैं हमारी हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में भी क्या कर सकती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो हार्वेस्टिंग मैंने क्या बताया, फसल की कटाई, ठीक है, हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप पूरी तरह से राइप हो जाती है, राइप मतलब पक जाती है, तब उस टाइम एक टाइम के बाद उसको काटना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होता है फसल की जो कटाई जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है, ठीक है। Harvesting of crop is important task. The cutting of the crop after its maturation is called harvesting, ठीक है। In harvesting crop is pulled out or cut close to the ground। जब फसल हमारी तैयार हो जाती है तो क्या होता है, जैसे ये हमारा कोई भी क्रॉप प्लांट है तो ये आपकी सॉइल है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, या तो वो इसको पकड़ के पूरा ऐसे उखाड़ देंगे, ठीक है, जड़ से, या फिर वो सिकल की हेल्प से यहाँ से कट कर देंगे क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, वहाँ से वो कट कर देंगे सिकल की हेल्प से, ठीक है। तो यही होता है आपका हार्वेस्टिंग का मेथड। हार्वेस्टिंग या तो मैनुअली की जा सकती है, मैनुअली मतलब अपने हाथों से,
सिकल, सिकल मतलब दराती। अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम होता है। ये दिख रहा है आपको, डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये इसका डायग्राम है। ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाला, ये सिकल, हाफ मून शेप जिसको बोलते हैं, वो शिकल शेप होती है, वो सिकल शेप, ठीक है, दराती जिसको बोलते हैं। अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, वो मुझे आइडिया नहीं है। तो इमेज को देख के आप पता लगा सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में इसको सिकल बोला जाता है। तो इसकी मदद से हम हाथ से ही क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग का काम कर सकते हैं। और इसके लिए क्या यूज़ की जाती है, मशीन्स यूज़ की जाती हैं जिसको हार्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। मॉडर्न जो मेथड है वो क्या है, यूज़ ऑफ मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर, ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। जब हमने हार्वेस्ट कर ली है जो हमारी क्रॉप है, तब ज़रूरी होता है कि उसमें से हमारा जो अनाज है हम उसको भी सेपरेट कर लें। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। क्या कहते हैं उसको, थ्रेशिंग, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग, ठीक है। या फ्रॉम द चफ, चफ मतलब जो भी हमने फसल काट के जो रख ली है ना, जो उसके पूले बनाए जाते हैं, उसको चफ कहा जाता है, ठीक है। तो दैट इज थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। इसको किसकी मदद से अलग किया जाता है सीड्स को, कंबाइन की मदद से। कंबाइन एक ऐसी मशीन है जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशर दोनों का काम करती है। मतलब वो फसल भी काटेगी और उसमें से अनाज भी अलग करेगी। कंबाइन का मतलब क्या है, कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। कंबाइन जुड़ना या जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे दो चीज़ें जुड़ गई हैं, यहाँ पे दो मेथड्स को हम एक साथ कर रहे हैं इस मशीन की हेल्प से, कंबाइन की हेल्प से। कौन कौन से दो मेथड्स हैं, एक तो हार्वेस्टिंग और दूसरा है थ्रेशिंग। ये दोनों मेथड्स हम किस मशीन के हेल्प से कर रहे हैं, कंबाइन की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका जो डायग्राम है वो देख लीजिए आप, कैसा दिखता है ये आपका एक कंबाइन है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ इसके ये जो फ्रंट पार्ट है, ये वाला जो फ्रंट पार्ट है इसका, इसमें ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या करता है, ये हार्वेस्टिंग का काम करता है। ये वाला पार्ट क्या करता है, हार्वेस्टिंग का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ जब ये हार्वेस्ट होके जो फसल कटती जाएगी और यहाँ पे जैसे जैसे जाएगा तो इसमें से जो है यहाँ से सीड्स अलग होते जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से पीछे से सीड्स अलग अलग होके निकलते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंबाइन है, कंबाइन मशीन, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, विनोइंग का इस्तेमाल होता है। विनोइंग क्या होती है, विनोइंग एक आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो फार्मर्स यूज़ करते आए हैं फ्रॉम एंशिएंट टाइम। उसमें क्या होता है, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चफ बाय विनोइंग। क्या करते हैं, आपने देखा होगा खेतों में क्या करते हैं, फ़ैन लगा लेते हैं, टेबल फैन। उससे क्या होता है, टेबल फैन लगाने से क्या करता है, वो एक जो छाछ होता है उसमें वो अपना जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसको रखते हैं, बीट किया हुआ होता है, बीट करते हैं पहले उसको, और फिर उसको क्या करते हैं, पंखे के अगेंस्ट, वो जो फ़ैन लगा हुआ है उसके अगेंस्ट वो उसको गिराते हैं। तो क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो अलग अपना इकट्ठा हो जाएगा और जो ग्रेन है वो नीचे गिर जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारी जो सीड्स है और जो चफ है वो अलग अलग हो जाएगा। चफ मतलब भूसा, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है, ये एक मशीन दिखा रखी है यहाँ पे जो विनोइंग में हेल्प करती है, ठीक है। समझ में आया। इसके अलावा हमारी जो कंट्री है उसमें कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल किस लिए, क्योंकि जब पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग खुशी मना, क्योंकि सभी खेती का काम करते थे, एग्रीकल्चरल वर्क था सबका। तो क्या होता था,
फसल जब अच्छी हो जाती थी, कट जाती थी टाइम से और अनाज अच्छा हो जाता था, तो वो क्या करते थे, वो उसका त्योहार मनाते थे, ठीक है, वो उसको सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। तो वही हमारे फेस्टिवल्स आज भी चले आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बैसाखी होता है, ठीक है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, ठीक है, नबनिया है, बिहू है, पोंगल है, ये सब क्या है, ये आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। जब फसल पक जाती है और फिर इसकी कटाई हो जाती है, तो ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबन्या और बिहू, ठीक है। ये अलग अलग रीजन्स के आपके फेस्टिवल्स हैं। पोंगल आपका साउथ में मनाया जाता है, बैसाखी आपका पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया में कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, होली आपका नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, दिवाली और आप मान लीजिए जो इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो मनाता है दिवाली, ठीक है। इसके अलावा बिहू जो है, बिहू आपका असम में मनाया जाता है। तो ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं, ताकि जो फार्मर्स की जो खुशी है वो दिखा सकें कि कितने खुश हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज। ये लास्ट प्रोसेस होता है हमारी, जो भी हमने क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट पढ़ा, लास्ट जो स्टेप है स्टोरेज। अब जब हमने अनाज इकट्ठा कर लिया है, फसल कट गई है, अनाज हमने बीज अलग कर लिया है, तो अब बात आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो अब आता है उसका स्टोरेज कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, और स्टोरेज ज़्यादा टाइम के लिए करना है तो सेफ रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी क्रॉप को किससे बचाना है, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार अनाज में ना काला काला हो जाता है, ठीक है, या फिर उसमें इंसेक्ट्स लग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो प्रॉपर तरीके से जब स्टोरेज नहीं हुआ, तो इस वजह से उसमें वो जो है उसको डैमेज करने लगे, जो भी हमारी क्रॉप है, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो हमने फसल, जिसमें हमने पूरा साल अपना लगाया है, इतनी मेहनत लगाई है, उसको ढंग से स्टोर किया जाए, ताकि हमें उसका जो है जो भी हमने अपनी मेहनत करी है वो बेकार ना जाए, ठीक है। तो उसको मॉइस्चर से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, रैट से बचाना है, ठीक है। तो ये जो स्टोरेज का प्रोसेस है, इसके लिए जो है कई सारे स्टोर वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं, जहाँ पे इनको स्टोर करके रखा जाता है, ताकि वो ख़राब ना हो। एक प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जहाँ पोटैटो के कोल्ड स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उनको ठंडे में रखा जाता है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, चीज़ें ख़राब होने का ज़्यादा डर होता है। तो वो क्या होता है, उनको ठंडे मतलब कोल्ड टेम्परेचर में उनको रखा जाता है, तो उनको कोल्ड स्टोर्स कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सीड्स को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जब हम अगली फसल बोएंगे तो बीज भी तो देना है किसानों को, तो उसके लिए भी रखा जाता है, ताकि उसको उसमें कोई भी वो बीज जो है ख़राब ना हो, उसमें मॉइस्चर ना आ जाए, इंसेक्ट्स ना लग जाए, कोई डिजीज़ ना लग जाए, ठीक है। अगर वो ख़राब हो गया तो हमारी अगली फसल भी नहीं हमें मिलेगी, राइट। तो उसको अच्छे से स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से जो उसमें जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो क्या करेंगे, वो डिजीज़ कॉज कर देंगे उसमें। इंसेक्ट्स और पेस्ट क्या करेंगे, वो तो उसको ख़त्म ही कर देंगे, बिल्कुल खा जाएंगे। और बैक्टीरिया जो है और फंगस जो है, वो उसमें डिजीज़ लगाएंगे, बीमारी लग जाएगी उसमें, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे घरों में रखा जाता है अनाज भर के, तो क्या करते हैं, उनमें नीम की पत्तियाँ, सूखी नीम की पत्तियाँ रखी जाती हैं, ठीक है, और उसको एक लोहे के ड्रम में रखा जाता है, ठीक है। गेहूं में सूखी नीम की पत्तियाँ डाल के लोहे के ड्रम में रखते हैं। तो ये भी क्या है, ये घरों में रखने का तरीका है, ठीक है। इससे भी जो आपकी क्रॉप जो है वो बच जाती है, जो वीट है वो बचा रहता है। ये देखिए, ये क्या है, ये आपके स्टोर हाउसेज हैं ग्रेन्स के लिए, ठीक है। ये दिखा रहे हैं, ये वेयर हाउसेस भी बोलते हैं इनको, जहाँ पे स्टोरिंग की जाती है, ठीक, राइट। तो ये देख रहे हैं आप इमेज में, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रैनरीज। ये स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स
ये पिक्चर में दिखा रखा है कैसे स्टैक लगा के एक के ऊपर एक रख के यहाँ पे स्टोर किए गए हैं, ठीक है। अब आ जाता है फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। अब हमारा कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। आपको कौन कौन से होते हैं आप यहाँ देख सकते हो, आप खुद ही सोचिए। हमारे पास कैटल्स हैं तो उनसे हमें मिल्क मिलता है। मिल्क से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना लेते हैं, बटर बना लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, चीज़ बन जाता है, राइट, कर्ड बनता है। तो ये सब क्या है, ये फूड है, फूड आइटम्स हैं जो हमें कैटल से मिल रहे हैं। इसके अलावा आपका मीट और फ्लैश है, ये सब हमें एनिमल से मिल रहा है। तो ये फूड आइटम्स हमें किससे मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं। तो ये जिस जगह पे जो प्रैक्टिस होती है एनिमल्स को रेयर करने की, उसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। जहाँ पे उनको एनिमल हस्बेंड्री एक प्रोसेस है जहाँ पे एनिमल्स को शेल्टर दिया जाएगा, फूड प्रोवाइड किया जाएगा, उनको डिजीज़ फ्री रखा जाएगा, उनकी देखभाल करी जाएगी, ताकि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो उनसे जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें अच्छे से मिल सके, ज़्यादा अमाउंट में मिल सके और बेस्ट क्वालिटी का मिल सके। तो ये होता है आपका एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री लार्ज स्केल में फूड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना, उसके लिए जो भी प्रैक्टिस की जाती है एनिमल्स को रेयर मतलब चराना, ठीक है, उनको डिजीज़ फ्री रखना। तो ये प्रैक्टिस जो कहलाती है वो होती है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से एनिमल से हमें फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमारे कैटल्स हो गए, ठीक है। कैटल्स में हमारे काऊ, बफेलो, शीप, गोट, ठीक है, ये सब आ गए। आपके जो भी हैन होती है, ठीक है। इसके अलावा फिशेस हैं, राइट, पिग है, ये सब हमें क्या कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ हमें फूड प्रोडक्ट दे रहे हैं। सो दैट्स ऑल, आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस एक वीडियो में मैं आपको इनके क्वेश्चंस जो है सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस 5 तक दे दिया था, नेक्स्ट जो है आप इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन, ठीक है। अब आपके सिर्फ 4 क्वेश्चंस बचे हैं, 6, 7, 8 एंड 9। 10th मैंने आपको बहुत पहले दे दिया था करने के लिए, क्योंकि ये कुछ था नहीं, जस्ट आपको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अरेंज करना था, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि ये जो आपके रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चंस हैं ये करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी मैं एक वीडियो में आपको ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा दूंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।